मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ अनामिका मिश्रा। हम लोग जो पहले क्लासेस देखे थे उसमें हम लोग डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल और टाइप्स ऑफ डीसी मशीन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो डीसी मशीन में हमने कई सारे टाइप्स पढ़े थे। एक पढ़े थे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर और सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, फिर सेल्फ परमानेंट मैग्नेट जनरेटर था और फिर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर था। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, एक सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, एक सीरीज जनरेटर, सन जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर। फिर कंपाउंड जनरेटर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, एक कम्युलेटिव टाइप और एक डिफरेंशियल टाइप। ठीक है, फिर वो तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा था, पहले शॉर्ट सन कंपाउंड जनरेटर, फिर लॉन्ग सन कंपाउंड जनरेटर, फिर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था, कम्युलेटिव टाइप और डिफरेंशियल टाइप, फिर तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा था, अंडर कंपाउंड, लेवल कंपाउंड और ओवर कंपाउंड। तो ये हमारे टाइप्स थे डीसी जनरेटर के। अब सबसे स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे सीरीज जनरेटर। तो मैंने आपको बताया था कि सीरीज जनरेटर जो होता है उसकी स्पीड अगर बिना लोड के हम चलाएंगे तो उसकी स्पीड बहुत ही डेंजरसली हो जाती है। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड पर उसको चलाना चाहिए, विदाउट लोड नहीं चलाना चाहिए, लोड भी कांस्टेंट होना चाहिए, लोड का फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, और उसमें तीनों करंट मतलब कि जो आर्मेचर की करंट होगी, सीरीज की करंट होगी और जो फील्ड की करंट होगी, तीनों आपस में इक्वल होगी। दूसरी बात, सीरीज जनरेटर का यूज़ हम ट्रांसमिशन में एज अ बूस्टर की तरह करते हैं और उसका कोई विशेष यूज़ नहीं है, बस वहीं पे ट्रांसमिशन में ये बूस्टर की तरह हम उसका यूज़ करते हैं, यही उसका यूज़ होता है। तीसरा पॉइंट था कि जो सीरीज जनरेटर की जो वाइंडिंग की जाती है वो मोटे तार और कम टर्न्स की वाइंडिंग होती है, जिससे उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है और रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स था, मतलब कि उसको किस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं, और आर्मेचर की सीरीज में फील्ड वाइंडिंग को हम लगाते हैं। तो ये हो गया हमारा सीरीज जनरेटर। अब हमें सन जनरेटर पढ़ना है, तो सन जनरेटर के लिए हम क्या करेंगे, आर्मेचर के पैरेलल में सन वाइंडिंग कर देंगे तो वो हमारा सन जनरेटर हो जाएगा। सन जनरेटर को भी हमेशा कांस्टेंट लोड पे चलाना चाहिए। इसका यूज़ हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बैटरी चार्जिंग और इन सारे जगहों पे करते हैं ऐसे। फिर आते हैं हम कंपाउंड जनरेटर पे। कंपाउंड जनरेटर में दो तरह की वाइंडिंग होती है, एक शंट की भी होती है और एक सीरीज की भी होती है। अगर आर्मेचर की सीरीज में भी वाइंडिंग करते हैं सीरीज वाइंडिंग के लिए, और आर्मेचर के पैरेलल में वाइंडिंग करते हैं शंट वाइंडिंग के लिए, तो हम उसे कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। फिर ये जो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था, एक कम्युलेटिव टाइप और एक डिफरेंशियल टाइप। तो कम्युलेटिव टाइप में क्या हो रहा था कि जब फाइव SH यानी कि जब सीरीज का फ्लक्स और शंट का फ्लक्स आपस में ऐड हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, तो वो होता है हमारा कम्युलेटिव टाइप। कम्युलेटिव टाइप का यूज़ बहुत ज़्यादा है, रेलवे में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है, फैक्ट्री वगैरह में हम इसका यूज़ करते हैं। और अगर डिफरेंशियल टाइप की बात करेंगे तो डिफरेंशियल टाइप का प्रयोग हम आर्क में करते हैं। ठीक है, आर्क के लिए करते हैं, और इसमें सीरीज का फ्लक्स और शंट का फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में होता है। फाई और फाई जो होता है वो एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में होता है, वो होता है डिफरेंशियल टाइप कंपाउंड जनरेटर। यूज़ हम क्या करते हैं, आर्क में करते हैं, और हम कहीं पे भी डिफरेंशियल का यूज़ नहीं करते। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। उसके आगे हम लोग पढ़ लेते हैं ओवरडैम्प्ड कंपाउंड जनरेटर। देखिए, ओवरडैम्प्ड कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, ओवरडैम्प्ड कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है, सीरीज वाइंडिंग की टर्न्स अगर अधिक होगा तो टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वो भी अधिक मिलता रहेगा। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, अगर सीरीज वाइंडिंग का टर्न्स अधिक होगा तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, अधिक मिलता रहेगा। ठीक है, इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे,
ज़्यादातर आपको मोटर जनरेटर जितने भी आप पढ़ रहे हैं उसका यूज़ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यही पूछता है कि बताइए सीरीज का हम कहाँ यूज़ करेंगे, शंट का कहाँ पे यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा यही क्वेश्चन मेन आता है। और अब थ्योरी वाले तो पेपर हो नहीं रहे कि आपको डायग्राम बना के दिखाना है। हाँ, कभी कदार ऐसा भी होता है कि डायग्राम बना के पूछ लेगा कि बताइए ये कौन सा मोटर है, कौन सा जनरेटर है, तो आपको डायग्राम भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो सीरीज वाइंडिंग का टर्न्स जो होगा अधिक होगा तो टर्मिनल वोल्टेज भी ज़्यादा होगा। और हम ओवर डैम्प कंपाउंड जनरेटर का यूज़ कहाँ पे करते हैं? स्ट्रीट लाइट के लिए, रेलवे के लिए, जहाँ अधिक दूरी पर लोड लगा हो वहाँ पर हम ओवर कंपाउंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, कहाँ पे यूज़ करते हैं? जैसे स्ट्रीट लाइट हो गया, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट के लिए। और कहाँ पे यूज़ करेंगे? रेलवे में हम यूज़ करेंगे, रेलवे, पीपीसी। ठीक है, उसके बाद आते हैं अंडर कंपाउंड जनरेटर। अंडर कंपाउंड जनरेटर, अंडर कंपाउंड जनरेटर से पहले आप लेबल कर लीजिए, ये बीच का है। ठीक है, लेवल कंपाउंड जनरेटर। लेवल कंपाउंड जनरेटर में क्या होगी? सीरीज वाइंडिंग की टर्न्स को इस प्रकार रखा जाए कि टर्मिनल वोल्टेज बिना लोड पर और लोड बिना लोड हो चाहे लोड हो एक जैसा रहे। ठीक है, सीरीज वाइंडिंग, सीरीज वाइंडिंग की टर्न्स को, सीरीज वाइंडिंग के टर्न्स को इस प्रकार रखा जाए, इस प्रकार रखा जाए कि टर्मिनल वोल्टेज, की टर्मिनल वोल्टेज बिना लोड पर, बिना लोड पर और लोड पर, बिना लोड पर और लोड पर एक जैसा है। ठीक है, एक जैसा है मतलब कि जैसे चेंज हो रहा है ओवर डैम्प, ओवर कंपाउंड जनरेटर जो है इसमें क्या हो रहा है? सीरीज वाइंडिंग का टर्न्स अगर अधिक होगा तो हमें टर्मिनल वोल्टेज भी अधिक मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब हम लेवल कंपाउंड जनरेटर की बात करेंगे तो यहाँ पे सीरीज वाइंडिंग के टर्न्स को इस प्रकार रखेंगे कि लोड हो और चाहे ना हो हमें टर्मिनल वोल्टेज जो है वो सेम मिलता रहे, एक जैसा मिलता है, एक जैसा मिलता है। एग्जाम्पल हम इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं? लेथ मशीन हो गया, लेथ मशीन, ज़्यादा कुछ इसका यूज नहीं है। ठीक है, फिर हम आते हैं अंडर कंपाउंड जनरेटर, अंडर कंपाउंड जनरेटर। इसमें क्या होता है कि इसमें जो सीरीज वाइंडिंग के टर्न्स होते हैं वो बिना लोड पर अधिक वोल्टेज देगा और लोड के बढ़ने पर वोल्टेज जो होगा वो कम हो जाएगा। इसे हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए हम प्रयोग करते हैं। इसके लिए देखिए सीरीज वाइंडिंग का टर्न्स, यहाँ पे सीरीज वाइंडिंग का टर्न्स इस प्रकार रहता है, इस प्रकार रहता है कि अधिक लोड पर, अधिक लोड पर कम वोल्टेज, कम वोल्टेज तथा लोड ज़्यादा होने पर, लोड ज़्यादा होने पर वोल्टेज हमें अधिक लोड पे कम वोल्टेज और कम लोड पर अधिक वोल्टेज मिलता है। ठीक है, इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे? जहाँ पर लो करंट और हाई वोल्टेज की जरूरत होगी, लो करंट और हाई वोल्टेज की जरूरत होगी वहाँ पे हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, लो करंट और हाई वोल्टेज की जरूरत होगी तो हम इसका यूज करेंगे कहाँ कहाँ पे? जैसे इलेक्ट्रॉनिक
प्लेटिंग हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, और लाइटिंग लोड के लिए मतलब कम लोड के लिए लाइटिंग लोड। ठीक है, ये हो गया आपके 3 जनरेटर, यानी ओवर, लेवल और अंडर। अब एक इससे रिलेटेड एक कर्व होता है, देख लीजिए। पूछा जाता है कि बताइए इसमें कौन सा ओवर कंपाउंड का है और कौन सा लेवल कंपाउंड। ठीक है, ये हो गया हमारा लोड, और ये हो गया हमारा टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज। इसमें हम अगर ओवर कंपाउंड की बात करेंगे तो ओवर कंपाउंड का ग्राफ ऐसे जाएगा। अगर हम लेवल कंपाउंड की बात करेंगे तो इसका स्टेट होगा, और अंडर कंपाउंड की बात करेंगे तो ये ऐसे होगा। ये किसका ग्राफ है? ओवर कंपाउंड का, ओवर कंपाउंड जनरेटर। और ये किसका है? लेवल, लेवल कंपाउंड जनरेटर। और ये किसका है? अंडर, अंडर कंपाउंड जनरेटर का। ये ग्राफ जो होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ए बी सी दे देगा, बोल मान लीजिए ये ए है, ये बी है, और ये क्या है? सी है। बताइए बी का ग्राफ कौन सा है, किस कंपाउंड जनरेटर का ग्राफ है? तो वहां से देखना पड़ेगा कि बी का ग्राफ जो है वो लेवल कंपाउंड जनरेटर का ग्राफ है। ठीक है, अब इसके आगे लॉसेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ट्रांसफार्मर में बताया था कि लॉसेस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक कोर लॉस हो गया और एक वेरिएबल लॉस हो गया। कोर लॉस को आयरन लॉस भी कहते हैं और उसी को कांस्टेंट लॉस भी कहते हैं। और अगर वेरिएबल लॉस की बात करेंगे तो उसी को कॉपर लॉस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि लोड के साथ कॉपर लॉस क्या होता है? वेरी करता है, और कोर लॉस जो होता है वो लोड के साथ में वेरी नहीं करता है। तो यहाँ पे भी 3 टाइप के लॉस हुए, एक आयरन लॉस, कॉपर लॉस और मैकेनिकल लॉस। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस था, वहाँ पे रोटेटिंग पार्ट नहीं था, इसलिए 2 ही लॉस हो रहे थे। लेकिन डीसी मशीन जो है वो एक रोटेटिंग पार्ट है, ये घूम रही है, तो घूमने के कारण यहाँ पे मैकेनिकल लॉस भी होगा, और उसी को हम फ्रिक्शनल लॉसेस भी कहेंगे। ठीक है, तो लॉसेस कितने हो गए? 3 हो गए। लॉसेस 3 टाइप के हो गए। एक हो गया आयरन लॉस, आयरन लॉस। दूसरा हो गया हमारा कॉपर लॉस, कॉपर लॉस। ठीक है, तीसरा हो गया मैकेनिकल लॉस, मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस को हम और क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल लॉस, यानी कि घूमने के कारण जो फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन मतलब घर्षण, घर्षण के कारण जो लॉस हुआ वो मैकेनिकल लॉस के अंतर्गत ही आएगा। फ्रिक्शनल, फ्रिक्शनल लॉस। आयरन लॉस को और क्या कहेंगे? कांस्टेंट लॉस, कांस्टेंट लॉस। कोर लॉस, ये सब एक ही नाम है, अलग अलग नाम से देता है। और मैग्नेटिक लॉस, मैग्नेटिक लॉस। ठीक है, तो आयरन लॉस, कांस्टेंट लॉस, कोर लॉस, मैग्नेटिक लॉस। आयरन लॉस हमेशा कोर में होता है, इसीलिए हम सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। सिलिकॉन स्टील से लैमिनेट कर दिया जाता है, या सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं ताकि जो ईडी करंट लॉस है उसको कम किया जा सके। तो और कांस्टेंट लॉस इसलिए क्योंकि ये घटता बढ़ता नहीं है, ये कांस्टेंट रहता है लोड के अकॉर्डिंग, तो इसलिए इसे कांस्टेंट लॉस भी कहते हैं। कॉपर लॉस को हम क्या कहेंगे? वेरिएबल लॉस, वेरिएबल
वेरिएबल लॉस बोलेंगे और बाइंडिंग लॉस भी इसी को कहेंगे, ठीक है। बाइंडिंग लॉस, ये हमारे 3 तरह के लॉसेस हो गए जो डीसी जनरेटर में होता है। अब देखिए आयरन लॉस को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अगर हम इसको रफ कर दें थोड़ा सा, चाहे यहीं पे देख लीजिए, आयरन लॉस को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो एक हो जाएगा हमारा ईडी करंट लॉस, ईडी करंट लॉस, और दूसरा हो जाएगा हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस, ठीक है। अगर हम कॉपर लॉस को देखेंगे तो कॉपर लॉस जो होता है वो 4 रीजन से होता है। कैसे होता है? पहला रीजन क्या है कॉपर लॉस के होने का? देखिए आई स्क्वायर ए मतलब आर्मेचर की करंट के कारण होगा, सॉरी आई ए स्क्वायर आर, ठीक है। उसके बाद आई स्क्वायर आर एस ई यानी सीरीज में करंट के कारण। उसके बाद आई स्क्वायर आर एस एच यानी कि शंट में करंट के कारण होगा। तो ये 3 रीजन से होगा। एक आर्मेचर में रेजिस्टेंस होगा उसके कारण से होगा, एक सीरीज में जो करंट होगा रेजिस्टेंस होगा उसके कारण से होगा, और एक शंट में जो करंट होगा और रेजिस्टेंस होगा उसके रीजन से होगा, ठीक है। बाइंडिंग लॉस को हम इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। उसके बाद ईडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस, यही सबसे हमारा मेन है, यही 2 रीजन है। ईडी करंट लॉस को करने के लिए सिलिकॉन स्टील के द्वारा लैमिनेट कर दिया जाएगा, और हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए हम अच्छे से अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल का यूज करेंगे, ठीक है। आज अब वोल्टेज रेगुलेशन देख लीजिए। एक फॉर्मूला होता है वोल्टेज रेगुलेशन का। सबसे पहले तो वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है? इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं वोल्टेज रेगुलेशन पे। वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन मतलब क्या हुआ? वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो रहा है। जैसे जैसे हम लोड को बढ़ाए घटाएंगे हमारी स्पीड घटे बढ़ेगी, जिसके कारण वोल्टेज का भी फ्लक्चुएशन होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है वी आर इज इक्वल टू नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज इंटू 100। किसी भी मशीन में जितना कम वोल्टेज रेगुलेशन होगा उतनी ही मशीन हमारी अच्छी होगी, ठीक है। अगर आपसे एक न्यूमेरिकल कोई भी पूछे तो आप देखिएगा कि जो ऑप्शन के 4 ऑप्शन दिए उसमें जो सबसे कम वैल्यू होगी ना उस पर भी अगर आप टिक कर देंगे तो 90% तक क्वेश्चन सही हो जाएगा। 10% ही ऐसा होता है कि मिस्टेक हो जाती है, बट 90% तक चांस है कि आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। मैं आज आपको ईएमएफ इक्वेशन और वोल्टेज रेगुलेशन से कुछ न्यूमेरिकल करवाऊंगी, जिससे कि आपको ये एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड अपॉन बाय फुल लोड इनटू 100, ठीक है।
बिना लोड के अगर हम मान लीजिए 5% वोल्टेज दिए, ठीक है, और फुल लोड पे वो कितना हो गया 7% था अपॉन में 7%, ठीक है। मतलब ये जो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो रहा है इनके बीच का जो अंतर हुआ वही हमारा वोल्टेज रेगुलेशन कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।